अब कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी ये तो 13 मई को पता चल जाएगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल ने इशारा दे दिया है और कांग्रेस की तरफ ये इशारा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। कुछ में तो पार्टी को स्पष्ट बहुमत और कुछ में तो 140 जो दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से वहां तक पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं कुछ एग्जिट पोल। ज़्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस की सबसे ज्यादा 122 से 140 सीटें ये एक्सिस माई इंडिया कहती है। बीजेपी को 62 से 80 सीटें, जेडीएस को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को कोई सीट नहीं मिलेगी या 3 सीटों तक मिल सकती है। वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफी आगे निकलती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को 42.5%, बीजेपी को 34.5% और जेडीएस को 16.5% वोट मिलने का अनुमान कुछ एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है। सीटों और वोटों के लिहाज से यह स्थिति पिछली बार के मुकाबले काफी अलग है। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने दावे किए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दावा किया है कि एग्जिट पोल से इतर फिर से सरकार बनने जा रही है, उन्हें पूरा विश्वास है। कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा है कि उनकी पार्टी एग्जिट पोल से इतर, वो भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं 146 से ज्यादा सीटें जो मैं पहले दावा करता आया हूं वो जीत कर लाएगी कांग्रेस। आइए हम आपको बताते हैं कहां कौन सी पार्टी से किस तरह की चूक हो गई है या फिर जिस तरह से चुनाव लड़ा गया है उसमें कैसे मुद्दे आए। घोषणा पत्र से लेकर चुनावी वादे, बयान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिलचस्पी का विषय बनी रही। लेकिन ज़रा सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो आपको और व्यवस्थित समझ में आएगा कि किससे कहाँ चूक दिखाई देती है अगर एग्जिट पोल को नतीजों के तौर पर देखा जाए तो। और ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल के बाद ये बात सामने आ रही है, ये पहले से भी माहौल बनता रहा है। अगर आप ओपिनियन पोल को भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कांग्रेस को लेकर ज़्यादातर लोग सकारात्मक दिखाई दे रहे थे। एग्जिट पोल में 7 बड़े सियासी संदेश हैं और ये 7 सियासी संदेश क्या निकल कर आ रहे हैं वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। पहला, बीजेपी के संकल्प पत्र पर भारी पड़ गया कांग्रेस का चुनावी गारंटी, या जिस तरीके से कांग्रेस ने गारंटी कहते हुए अपनी योजनाओं को रखा। कर्नाटक में कांग्रेस ने इस बार आम आदमी पार्टी मॉडल को पूरी शिद्दत के साथ फॉलो किया, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। जिन वादों को आपने पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान बुनाया था उन्हीं वादों को थोड़ा बहुत बदलकर कांग्रेस ने कर्नाटक में पेश किया। एग्जिट पोल के अनुमान बताते हैं कि जनता को ये पसंद आ गए हैं। पार्टी ने 2000 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर बेरोजगारी भत्ता देने तक की बात कही है। इसके अलावा हर घर की महिला मुखिया को महीने के 2000 रुपए देने का वादा भी किया गया है। इसके साथ ही गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए महीने का 10 किलो चावल मुफ्त देने की बात भी कही गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या बड़ी बातें कही थी। गृह ज्योति योजना के तहत हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही गई। गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की प्रत्येक प्रमुख महिला को 2000 रुपये प्रति माह। अन्न भाग्य के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 किलोग्राम चावल। युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रति माह 3000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपये प्रति माह। और ये कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही सब लागू कर दिया जाएगा। 5वीं चुनावी गारंटी के तहत राज्य में सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया गया। अब दूसरी तरफ एक और बड़ा सियासी संदेश, क्या बीजेपी का बजरंगबली वाला दांव फेल हो गया? ये आखिरी दिनों में मिला बड़ा दांव था जो बीजेपी को ऐसा लगा कि तश्तरी में सजा कर दे दिया गया, कई लोगों का मानना था। लेकिन अब जब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं तो आप ये एनालिसिस भी देखेंगे कि ये बजरंगबली वाला दांव उल्टा तो नहीं पड़ गया। अब जनता इस चक्कर में नहीं आने वाली थी। अगर एग्जिट पोल के नतीजे ही असल नतीजे भी निकलते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी का बजरंग दल वाला नैरेटिव कुछ खास फायदा देकर नहीं गया। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में तो 40% लोगों ने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा माना। वहीं टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में 86% लोगों ने दो टूक कहा कि उन्होंने बजरंगबली वाले मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अच्छा, ये कहा भी जा रहा था कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर डिबेट देश भर में जो देखने को मिल रहा, कर्नाटक की ज़मीन पर या लोकल लेवल पर यह मुद्दा उतना अपील नहीं कर रहा था लोगों को। वहीं एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बताता है कि कांग्रेस को ज़रूर बजरंग दल वाले मुद्दे का फ़ायदा पहुंच गया है। उल्टा बताया जाए क्यों, और शायद बजरंग दल को जो घोषणा पत्र में रखा गया उसकी बहुत बड़ी वजह भी ये थी, मुस्लिम वोटर्स ने एकमुश्त होकर पार्टी को वोट दिया। और यहाँ पर मैंने भी एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी कि जेडीएस को नुकसान हुआ तो कांग्रेस को फायदा होगा। जेडीएस और कांग्रेस में ही मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है, और अगर मुस्लिम मतदाता ये सोच ले कि नहीं कांग्रेस को जिताना है तो फिर ताकत बढ़ जाती है कांग्रेस की। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे नफरत फैलाने वाले दलों पर बैन लगाने की बात कही थी। कथित तौर पर उनका यह कहना था कि नफरत फैलाते हैं,
और पीएफआई तक से कंपेयर कर दिया था। इसका बड़ा विरोध हुआ, बहुत आलोचना भी हुई थी। विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बजरंग दल, सभी के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी हनुमान चालीसा का पाठ करते बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिखाई दिए थे। बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जय बजरंग बली का नारा, बजरंग बली को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने रामलला को बंद किया था, ऐसी बात कही थी। उसके बाद आपने देखा मुद्दा कैसे गर्मा गया था। लेकिन एक जो सबसे बड़ा नैरेटिव था वो तो कांग्रेस ने पहले ही रखा था और ये चलता रहा। देखिए चुनाव के आखिरी दिनों तक वो क्या था, 40% कमीशन वाला दाव ये कांग्रेस ने खेला था, भारत जोड़ो यात्रा के समय से खेल रहे थे। कर्नाटक चुनाव में शुरुआत से ही कांग्रेस ने इस बार भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया, पेसीएम और 40% कमीशन। चुनावी मौसम में बीजेपी द्वारा अलग अलग दांव चले गए, मुद्दे बदलने का प्रयास कई बार हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इस 40% कमीशन वाली सरकार के आरोप को पीछे नहीं छोड़ा। इसका फायदा पार्टी को होता दिख रहा है। बीजेपी के खिलाफ पहले से जो सत्ता विरोधी लहर थी उसमें भ्रष्टाचार के इन आरोपों ने और ज्यादा गुस्से को बढ़ाने का काम किया है, यदि यही नतीजे आते हैं तो। ओबीसी वोटर्स में भी कांग्रेस की सेंधमारी देखने को मिलती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2024 के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने ऐसी सियासत की कि ओबीसी वोट बैंक के बीच में बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई। पिछले कर्नाटक चुनाव में भी ओबीसी वोटर्स का बीजेपी को पूरा समर्थन मिला था, लेकिन इस बार कांग्रेस को जो बढ़त मिलती दिख रही है, कुछ एग्जिट पोल में तो उसे जो बम्पर जीत मिल रही है उसका क्रेडिट ओबीसी वोटर्स की का पार्टी के पाले में आ जाना बताया जा रहा है। कई एग्जिट पोल्स के अनुमान ये बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी के इस वोट बैंक में कांग्रेस ने सीधी सेंधमारी की है। टुडेज चाणक्य के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस को भी 40% के करीब ओबीसी वोटर्स का समर्थन मिला है। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी वजह है खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा रहा, वो कर्नाटक पुत्र के तौर पर सामने आए हैं। ओबीसी का मुद्दा जो है वो भी उठाया गया था, आपने देखा कांग्रेस ने भी। हालांकि बीजेपी ने भी इसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी पर जो टिप्पणी थी जिसकी वजह से उनको सजा हुई, उसको जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नैरेटिव उतना काम आता नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे पिछले चुनाव में बीजेपी को अकेले ओबीसी का 50% वोट मिला था, बड़ी ताकत थी वो। कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई थी, लेकिन इस बार एक तरफ बीजेपी के ओबीसी ग्राफ में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। पांचवा एक बड़ा संकेत है, हर जगह काम नहीं आता डबल इंजन का दाव। बीजेपी ने पिछले कई चुनाव में एक ही नारा हर बार दोहराया, डबल इंजन वाली सरकार। यूपी से लेकर त्रिपुरा तक पार्टी को इसका फायदा भी हुआ ऐसा माना जाता है, लेकिन इसकी एक शर्त रहती है, ये दांव तभी सफल रहता है जब राज्य सरकार की छवि भी उतनी ही सॉलिड रहे जितनी वर्तमान में केंद्र सरकार की या मोदी सरकार की है। लेकिन बात जब कर्नाटक की आती है तो यहाँ तो बीजेपी ने पिछले 3 साल में 2 बार अपने मुख्यमंत्री बदल दिए। बसवराज बोम्मई तो इतने लोकप्रिय भी नहीं बन पाए कि उनके चेहरे पर वोट मिल जाए। ऐसे में एग्जिट पोल का अनुमान बताता है कि लोगों ने इस बार डबल इंजन दांव पर ज्यादा भरोसा नहीं जताया। दक्षिण की राजनीति से बीजेपी का क्या सफाया हो जाएगा, ये एक छठा और महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कर्नाटक दरवाजा था दक्षिण का और ये दरवाजा क्या बंद हो जाएगा। अभी इस समय बीजेपी सिर्फ कर्नाटक में ही सरकार चला रही है, दक्षिण के लिहाज से देखा जाए तो दक्षिण के किसी भी अन्य राज्य में वो अपना विस्तार नहीं कर पाई है। इसी वजह से कर्नाटक में अगर हार होती है तो इसकी सियासी चुभन बीजेपी को कुछ ज्यादा ही रहने वाली है। अभी तक पार्टी केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाई है। सिर्फ कर्नाटक इकलौता राज्य रहा है जहां पर पार्टी ने 2 बार सरकार बनाई है। सातवां और एक और बिंदु है, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव के नतीजे बहुत मायने रखते हैं। कांग्रेस के लिहाज से, दोनों के लिहाज से, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं तो कांग्रेस के लिए उत्साह बढ़ाने वाले अगर यही नतीजे आते हैं जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। कर्नाटक में पार्टी का प्रदर्शन दूसरे दक्षिण के राज्यों पर भी असर रखेगा और अगर हार होती है तो इसकी गूंज दूसरे राज्यों तक भी जाएगी। यानी बीजेपी के लिए 2024 की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। बार बार कहा जा रहा है कि एक राज्य का चुनाव है, हालांकि देखा गया है चुनावी मिजाज विधानसभा चुनाव में पिछली बार भी हमने देखा था, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में भी, लेकिन ये बाद में मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकारें बदल गई थी। लेकिन हमने देखा कि और राजस्थान की भी सरकार की बात करें तो जब लोकसभा चुनाव हुए तो इन्हीं जगहों पर बीजेपी को बम्पर वोट मिले थे, ज़बरदस्त सीटें मिली थी और बीजेपी जो 300 का आंकड़ा पार कर पाई उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि जहां पर कुछ समय पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत कर आई थी या कांग्रेस को लोगों ने हाथों हाथ लिया था, वहां पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव में मतदान किया। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि ये बदली हुई कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बदला है और अगर कर्नाटक में भी हिमाचल जैसी जीत मिलती तो निश्चित तौर पर 2024 पर भी इसका असर पड़ सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।